हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अंतः अनुशासनात्मक उपागम यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हम ये देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है यानी जो समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वो विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील भी रहता है। मनुष्य के जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं। जैसे जब मनुष्य समाज में रहता है तो वो धन भी कमाता है, राजनीति में भी भाग लेता है और उसका एक मन भी होता है और उस पर इतिहास का भी प्रभाव पड़ता है। वो सामाजिक रीति रिवाजों का भी पालन करता है। इस प्रकार उसके जीवन के अनेक तरह के पहलू होते हैं। मानव के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं, वरन जुड़े हुए हैं। इसलिए तमाम सामाजिक शास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो मनुष्य का मन अगर ठीक नहीं है तो वो उस वक्त कमाने नहीं जाएगा या सामाजिक रीति रिवाजों में भाग नहीं लेगा। तो इस प्रकार एक पहलू का दूसरे पहलू पर प्रभाव पड़ता ही है। इसी प्रकार मनुष्य के राजनीतिक जीवन का भी उसके अन्य पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले विभिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे। यानी 18वीं शताब्दी से पहले अलग अलग सामाजिक विज्ञान नहीं थे। समाज के तमाम अध्ययन दर्शन से जुड़े हुए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी में फिजियोक्रेट्स और एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। तो हम ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न समाज विज्ञानों को स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन वापस 19वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया के विरोध में आवाज उठाई गई। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के जन्मदाता कहे जाने वाले जो अगस्त काम्टे थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमाम सामाजिक घटनाएं मूल रूप में परस्पर जुड़ी हुई है और किसी एक सामाजिक घटना का या एक सामाजिक तथ्य का अलग से अध्ययन करने को उन्होंने व्यर्थ माना। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने भी इस बात का विरोध किया कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अलग अलग किया जा सकता है। उनका मानना था कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर आधारित रहती है और एक दूसरे से संबंधित रहती है। इसलिए मार्क्स ने तमाम सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल दिया। लेकिन फिर से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 19वीं शताब्दी के जब समाप्ति का काल था तब और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक समाज विज्ञान के स्थान पर अनेक समाज विज्ञानों की स्थापना को महत्व दिया गया। वो महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि सामाजिक संगठन अत्यंत जटिल है और समाज की जटिलता को देखते हुए किसी एक समाज विज्ञान के द्वारा तमाम तथ्यों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कि हम सभी मनुष्यों के जो आर्थिक पहलू है उनको अर्थशास्त्र के मतलब उनको हम अर्थशास्त्र में पढ़ें और उनके जो सामाजिक पहलू है उनको हम समाजशास्त्र में पढ़ें और उनका जो राजनीतिक पहलू है उनको हम राजनीतिक शास्त्र में पढ़ें, तो इसको ही अच्छा माना गया और इसलिए समाज विज्ञान के वापस अनेक भाग किए गए। लेकिन फिर भी इस बात को भी माना गया कि अलग अलग होते हुए भी उनमें आपस में संबद्धता होनी चाहिए। वो आपस में एक दूसरे से क्योंकि संबंध होते हैं इसलिए उनमें संबद्धता होनी चाहिए। इसलिए अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन उपागम सामने आता है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसका अर्थ है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाला अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अलग अलग अध्ययन अगर किया जाए तो वो फलदायी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज एक है, समाज के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर मान लो हमारे आर्थिक जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है
तो आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ते ही राजनीति में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। और कई बार राजनीति में अगर कोई उथल-पुथल होती है, तो उसका प्रभाव भी हमारे सामाजिक और आर्थिक इस तरह के जीवन पर पड़ता है। तो इसीलिए राजनीति विज्ञान के इतिहास में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से 3 विभिन्न धाराएँ पहचानी जा सकती है। कौन-सी 3 विभिन्न धाराएँ स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है? इन्हें हम कहते हैं परंपरावादी, व्यवहारवादी या अनुभववादी और मार्क्सवादी। तो हम देखते हैं कि परंपरावादी या क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है? इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर अनुशासनात्मक धारणा का अभिप्राय किसी विषय विशेष को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों और परिणामों की सहायता से समृद्ध और विकसित करने का व्यवस्थित प्रयत्न है। ये माना जाता है कि 1880 तक तो राजनीति शास्त्र का अलग अस्तित्व नहीं था। ये दर्शन शास्त्र, इतिहास, कानून और धर्मशास्त्र जैसे विषयों की परिधि में आ जाता था। उस वक्त मध्ययुगीन राजनीति शास्त्रियों जैसे सेंट ऑगस्टाइन और सेंट थॉमस ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र की मदद प्राप्त की, और हीगल ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दर्शन शास्त्र की पद्धति और तथ्यों को स्वीकारा। ऑस्टिन ने इसमें विधि शास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकारा है, यानी कि उन्होंने विधि शास्त्र के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। और अरस्तु ने और हम देखते हैं कि जो प्राचीन विचारक था अरस्तु, वो भी राजनीतिक अध्ययन का अंतर विषयक अध्ययन करता है, राजनीतिक अध्ययन को दूसरे विषयों से संबद्ध करता है, जितना कि आधुनिक युग में मैरियम करता है। अंतर केवल इतना है कि जहाँ अरस्तु ने राजनीति को जीव शास्त्र, नैतिकता और तर्क शास्त्र के साथ जोड़ा, वह मैरियम ने राजनीति को मनोविज्ञान, मनोवेग विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान के साथ जोड़ा। यानी हम ये देखते हैं कि परंपरावादी या क्लासिकी दृष्टिकोण में जो भी विषय हैं, जैसे राजनीति शास्त्र है, तो उसको कभी धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के साथ जोड़ा गया, कभी दर्शन के शास्त्र के साथ, कभी विधि शास्त्र के साथ, और कभी जीव शास्त्र, नैतिकता के साथ, कभी मनोविज्ञान, मनोवेग विज्ञान के साथ। तो इस प्रकार राजनीति को विभिन्न दूसरे विषयों के साथ जो जोड़ा गया, दूसरे विषयों के तथ्यों, तकनीकों का जो प्रयोग इसमें किया गया, तो इसे हम कहते हैं परंपरावादी या क्लासिकी दृष्टिकोण। इस तरह से दूसरा दृष्टिकोण है आनुभविक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसे हम कहते हैं। आनुभविक दृष्टिकोण 20वीं सदी का दृष्टिकोण है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मान्यता मिली है। इस धारणा के अनुसार विभिन्न विज्ञान केवल केंद्रीय तत्व की दृष्टि से ही भिन्न है। जैसे अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु धन है, राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु शक्ति और राजनीतिक व्यवस्था है, और समाजशास्त्र के केंद्र बिंदु परिवार, चर्च और समूह जैसे सामाजिक अनुचर है। यानी कि मेन जो उनकी चीज़ है वो तो अलग है, यानी केंद्रीय तत्व तो उनका अलग है, लेकिन इन सभी विषयों की अध्ययन विधि समान है, जिसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। यानी कि इन सब का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। इन पर लागू किए जाने वाला तर्क समान है, जिसे परिमाणन, आगमन, निगमन, व्युत्पत्ति या अन्य प्रकार के सत्यापनीय तर्क कहा जाता है। यानी इनका सत्यापन किया जा सकता है, और इनके प्रतिमान भी समान हैं, जिन्हें व्याख्या के प्रतिमान कहा जा सकता है। तो इनका ये विश्वास है कि विभिन्न विषयों को केवल इसीलिए अलग किया गया है कि सुविधा की दृष्टि से श्रम विभाजन, विशेषीकरण और निपुणता के लिए इनका विभाजन किया गया है। कि जैसे अर्थशास्त्र है, तो उसमें हम मुख्य रूप से केवल धन का या धन से संबंधित विषयों का अध्ययन कर लें, लेकिन वो भी राजनीति से, समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार राजनीति शास्त्र में हम मुख्य रूप से शक्ति और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर लें, लेकिन वो भी अन्य शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। तो इनका ये कहना है कि इन सभी विषयों में समान विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। आनुभविक दृष्टिकोण के 2 रूप दिखाई देते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इनमें थोड़ी सी विभिन्नता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्राकृतिक और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए, और सारा अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। यानी उसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि का कोई महत्व नहीं है। जो हमें दिख रहा है, जो तथ्य हैं, उनका ही अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने इसको थोड़ा बदला है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान क्योंकि अपनी प्रकृति से प्राकृतिक विज्ञानों जैसा नहीं है, जैसे उसमें प्राकृतिक विज्ञान जैसी शुद्धता नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य का मन बार बार बदलता रहता है, इसलिए ये एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धति का ही
प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें मूल्यों को भी समाविष्ट किया जाना चाहिए। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो इस आनुभाविक दृष्टिकोण के हमको इस तरह दो रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु इतिहास से संबंधित दर्शन है, जो वास्तव में इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या करता है। मार्क्स आर्थिक उत्पादन की प्रणाली को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि उत्पादन की मुख्य प्रणालियां हैं आदिम युग, दास समाज, सामंतवाद, पूंजीवाद तथा समाजवाद। यही उत्पादन की प्रणाली किसी युग की राजनीति, अर्थदर्शन, कानून, समाज नैतिकता, संस्कृति आदि तय करती है। जैसे ही समाज की उत्पादन प्रणाली बदलती है, वैसे ही राजनीति, समाज, संस्कृति, कानून आदि सब बदल जाते हैं। तो मार्क्स ये मानता है कि इतिहास में उत्पादन की प्रणालियों में लगातार सुधार हुआ है, इसलिए इतिहास की भूमिका प्रगतिशील रही है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि आर्थिक इतिहास एक ऐसा आधारभूत विषय है जो राजनीति, विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता और एकता स्थापित करता है। यानी कि जब हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ते हैं, तो मार्क्स ये मानकर चलता है कि इतिहास में आज तक जैसे ही जब बहुत ज़्यादा पुराने औजार थे, हथियार थे, तब आदिम युग था। यानी कि जब मनुष्य एकदम जंगली था, तब आदिम युग था और उसमें वर्ग भेद भी नहीं था। उसके बाद जब धीरे धीरे मनुष्य खेती करने लगा, तो एक वर्ग होगा दास का और एक उनके स्वामियों का। तो इस तरह दास समाज स्थापित हुआ। फिर धीरे धीरे और कृषि के यंत्रों का विकास हुआ, धीरे धीरे और भी ज़्यादा उन्नति होने लगी। तो फिर सामंतवादी युग आया। तो इसमें भी सामंत होते थे और जो श्रमिक होते थे, मतलब तो इस तरह उस वक्त भी फिर दो वर्ग हो गए। फिर पूंजीवाद में मजदूर और पूंजीपति, ये फिर से दो वर्ग हो गए। और फिर उनका ये मानना है कि धीरे धीरे पूंजीवाद भी समाप्त हो जाएगा और एक बिना वर्ग का एक समाज बनेगा जिसमें सब लोग समान होंगे। तो उसको इन्होंने समाजवाद बताया। तो इनका ये कहना है कि जैसे जैसे उत्पादन की प्रणाली बदलती है, वैसे वैसे सब कुछ बदल जाता है। जैसे उत्पादन की प्रणाली बदलती है, तो वैसे वैसे जो ऊपर का राजनीति होती है, कानून होता है, समाज नैतिकता, ये सब उसके साथ साथ बदलता चला जाता है। राज्य का स्वरूप भी उसके साथ साथ बदलता चला जाता है। तो मार्क्स ने जो है मुख्य रूप से ये माना है कि आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ही मेन चीज़ है जो इतिहास को बदलती है और इतिहास के साथ साथ राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र सबको बदल देती है। तो ये आर्थिक दृष्टि से राजनीति को अन्य शास्त्रों से संबंधित करता है। तो अब इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट तब आ जाएगा समझ में, जब हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। धन्यवाद।